बच्चों, ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस वीडियो का, इस जो है चैप्टर का थर्ड चैप्टर जो है इसका पार्ट 4 है ये, और ये हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम ये समझेंगे कि जो सामाजिक विभाजन हमने इससे पहले पढ़ा था वह राजनीति में अगर शामिल हो जाए तो उसका परिणाम क्या निकल कर आएगा। ठीक है, तो हमारा टॉपिक आज का है सामाजिक विभाजनों की राजनीति। ठीक है, अगर जो सामाजिक विभाजन है इसका प्रयोग राजनीतिक क्षेत्र में हो, ठीक, तो इसका परिणाम क्या होगा। क्षेत्र में हो तो परिणाम, ठीक, तो यहां पर देख लीजिए, जैसे मान लीजिए देश में या राज्य में कोई समूह है, ठीक, समूह है, दो समूह है यानी दो धर्म है एक्स और वाई। ठीक, मान लीजिए दो पार्टियां हैं, दो पार्टी हैं, ठीक, ए और बी। ठीक, ए और बी। देश में दो धर्म के लोग हैं एक्स और वाई। एक्स की संख्या है 60%, मान लीजिए 70% इनकी संख्या है और इनकी है 30%। ठीक, ये प्रयास करें कि हम इनको अपने साथ मिला लें। मिलाने के लिए इनको प्रलोभन दें। प्रलोभन में क्या दें कि अगर हमारी सरकार बनी तो आपके धर्म के मंदिर बनेंगे, आपके धर्म में जुड़े जो भी धार्मिक कार्य होंगे वो होंगे, आपके जो नागरिक हैं आपके धर्म को मानने वाले उनको 100 रुपया प्रतिदिन मिलने लगेगा। तरह तरह के प्रलोभन हो सकते हैं, किसी भी तरह का प्रलोभन हो सकता है। ये राजनीतिक पार्टी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, सत्ता में आने के लिए इनको तरह तरह के प्रलोभन देंगे। ठीक, तो क्या होगा, पहले ही राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं उनमें आपस में प्रतिस्पर्धा होती है वोट को लेकर। सत्ता में आने के लिए दोनों में प्रतिस्पर्धा होती रहती है। दोनों का प्रयास होता है कि हम अपने आप को बेहतर और जनता के ज्यादा नजदीक साबित करके जनता को अपने साथ जोड़कर वोट ले और वोट लेकर के हम सत्ता में पहुंच जाए। सारी पार्टियों का प्रयास होता है, किसी एक पार्टी का नहीं। देश में जो भी पार्टी होती है, चाहे भारत में हो, अमेरिका में हो, ब्रिटेन में हो, इंग्लैंड, जर्मनी, कहीं भी चले जाइए, ऑल ओवर वर्ल्ड जहां पर भी चुनाव होते हैं उनमें यहाँ तक के उम्मीदवारों का उद्देश्य यही होता है कि कैसे करके हम आम जनमानस के ज्यादा से ज्यादा नजदीक पहुंच जाएं और नजदीक पहुंचकर उनका वोट लेकर हम सत्ता में पहुंच जाएं। प्रयास करते हैं, तो ऐसे में क्या प्रलोभन इनको देंगे। ये क्या प्रयास करेंगे कि सोचेंगे ठीक है चलो हम इनको मैनेज करते हैं, 30% यहाँ से लाएंगे, बाकी कुछ यहाँ से काटा जाएगा। ये सोचेंगे हमें एक बड़ा वोट बैंक मिल रहा है, इसके लिए चाहे जो करना पड़े हम करेंगे। ऐसे में प्रतिस्पर्धा इनकी बढ़ जाएगी, और जब प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी तो वह प्रतिस्पर्धा संघर्ष का रूप लेगी। संघर्ष के रूप में क्यों? क्योंकि इनको डर है कि अगर इसमें से अगर 40% भी चले गए, अगर इसमें से 30% भी चले गए तो ये क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, हम 40 हो जाएंगे। डर तो यही है, इसको मैनेज करना है 70 को, इसको मैनेज करना है 30 को, इसके साथ 30 है। भाई जब इनके लोग ज्यादा हैं तो बिखराव भी इन्हीं के लोगों में ज्यादा होगा। संख्या जहां ज्यादा होगी बिखराव वही होगा। 5 लोगों का बंटवारा तो होगा नहीं, 5 लोग तो अलग अलग बटेंगे नहीं। जहां 50 होंगे उन्हीं में से आप तोड़ सकते हैं, अलग निकाल सकते हैं, तो यहीं पर बीमारी होगी। तो ऐसे में क्या होगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और ये प्रतिस्पर्धा संघर्ष का रूप ले लेती है, और इस संघर्ष के कारण राजनैतिक हत्याएं भी होती हैं। राजनीतिक हत्याएं भी हो जाती हैं। चुनाव जीतने वाला है व्यक्ति, पता चला कि वो विजेता बन जाएगा, उसको जान से मार दिया। ऐसा हो सकता है, संभव है भाई। व्यक्ति स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है। वर्तमान समय में मानव का जो प्रकृति मानव की बन गई है, स्वलाभ की, अपने लाभ की, उसके लिए वो कुछ भी कर सकता है। राजनीतिक हत्याएं होती हैं।
लूट, डकैती, ये सारी चीजें हो सकती हैं। तो ऐसे में क्या होगा, ये जो पार्टियों का विभाजन है वो आम जनता के मन में बैठ जाएगा। ये कहेंगे हम उन्हीं के साथ रहेंगे, ये कहेंगे हम उन्हीं के साथ कहेंगे। तो अब धीरे धीरे इस जनता के बीच में भी संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। ये इनको देखना नहीं पसंद करेंगे और ये इनको देखना पसंद नहीं करेंगे। ना एक्स वाई को देखना चाहता है, ना वाई एक्स वालों को देखना चाहते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, दंगे हो सकते हैं, दंगे भड़क जाएंगे। भाई मान लीजिए छोटा सा इनका काम था जिसको सुलह समझौते से निपटाया जा सकता था, थोड़ा सा लफड़ा था, लेकिन राजनीतिक मतभेद के कारण पार्टियों ने थोड़ा सा उकसा दिया, दोनों समुदाय आपस में भिड़ गए। एक लंबा कालखंड रहा है इन कार्यों का। राजनीतिक फायदों के लिए विभिन्न नेता, विभिन्न पार्टियों ने सामाजिक जनता को उकसाया, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न की, दंगे किए, बाद में लाभ उठाया। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि संघर्ष और संघर्ष से दंगे भड़क सकते हैं। दंगे भड़कने से देश की अखंडता खतरे में आती है। ठीक, ये दंगे लंबे समय तक चलते रहे तो क्या होगा, देश का बंटवारा होता है। यही तो रहा, पाकिस्तान के साथ क्या हुआ, धीरे धीरे आपसी वैमनस्य इतना बढ़ता चला गया कि उनको इनके साथ, भारतीयों के साथ या भारतीयों को उनके साथ रहना नागवार हो गया। ऐसी स्थिति में बंटवारा हो गया। ठीक उसी तरह जैसे घर में सब एक साथ जन्म लेते हैं बच्चे, उसके बाद जैसे धीरे धीरे बढ़ते हैं, वैचारिक परिवर्तन होता है, चिंतन में परिवर्तन आता है, तो स्थिति यहाँ तक पहुंच जाती है कि एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो जाता है और लोग बंटवारा कर लेते हैं, अलग अलग रहने लगते हैं, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद करते। यहाँ तक स्थिति तो ठीक वही जैसे एक घर, एक परिवार की स्थिति होती है, ठीक उसी तरह एक देश की स्थिति होती है कि अगर उसका मुखिया व्यवस्था को संभालने वाला नहीं है, उसके मुखिया ने भेदभाव किया तो क्या होगा, अगर परिवार के मुखिया ने भेदभाव किया तो मुखिया के खिलाफ विद्रोह, परिवार में बंटवारा, विभाजन, संघर्ष की स्थिति। ठीक उसी तरह परिवार, अगर देश में अगर शासक वर्ग ने भेदभाव किया तो क्या होगा, संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी और वो संघर्ष आगे बड़ा रूप ले लेगा और देश में विभाजन या बंटवारे की स्थिति आ सकती है। तो ऐसे में देश की अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये है सामाजिक विभाजनों में राजनीति। जब राजनीतिक प्रक्रियाएं समाज के बटे हुए विभाजित वर्गों में आ जाती हैं और उनके विभाजन का फायदा उठाने लगती हैं कि ये बटे हुए हैं, उनके साथ नहीं जाएंगे, उनको हम जोड़ लेते हैं, उनको जोड़ लेते हैं, जब इनका लाभ उठाने का प्रयास राजनीतिक पार्टियां करती हैं तो ऐसे में देश की अखंडता को खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब इसके आगे एक छोटी सी कहानी है जो बताई गई है, परिणामों की परिधि, यानी परिणाम जो होते हैं विभाजन के वो कैसे हो सकते हैं, उनकी परिधि क्या होती है, उनका फाइनल डिसीजन क्या हो सकता है, अंतिम निर्णय क्या आ सकता है विभाजनों का, उसको हम लोग यहाँ देख रहे हैं। छोटी सी स्टोरी ब्रिटेन और आयरलैंड से संबंधित है, जो उत्तरी आयरलैंड है। बच्चों फैन नहीं चला रहे, नहीं तो आवाज नहीं सुनाई पड़ेगी आप लोगों को, इसीलिए फैन को बंद करके रखा हुआ है। पसीना आ रहा है बार बार, लेकिन मैनेज किया जाएगा। पढ़ना है, देखते हैं, थोड़ा सा मेहनत भी कर लेंगे। तो परिणामों की परिधि हमारा टॉपिक है। परिणामों की परिधि, परिधि मतलब दायरा, उसका जो क्षेत्र है। ठीक, बात है ग्रेट ब्रिटेन की। ग्रेट ब्रिटेन और है उत्तरी आयरलैंड। ठीक, ये दो है। ग्रेट ब्रिटेन जो है यहाँ की जनता ईसाई है और यहाँ की जनता भी ईसाई है। ठीक है, अब देख रहे हैं हम इसको। ग्रेट ब्रिटेन की कहानी है, किसी का पार्ट है उत्तरी आयरलैंड। ठीक,
उत्तरी आयरलैंड इसी ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है। अब जो यहाँ है, यहाँ की जनता ईसाई, यहाँ की जनता ईसाई, ठीक, सॉरी यहाँ की ईसाई नहीं, यहाँ पर जनता ईसाई ही है लेकिन बटी हुई है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में, ठीक, प्रोटेस्टेंट में बटी हुई है। यहाँ जो है वो जनता ईसाई है लेकिन प्रोटेस्टेंट है, ठीक। और इसी के साथ एक है आयरलैंड गणराज्य, ठीक, यहाँ की जनता है कैथोलिक, ठीक। अब यहाँ स्पष्ट हुआ कि ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड दो स्थान, यहाँ की जनता प्रोटेस्टेंट, यहाँ की जनता कैथोलिक। अब ये उत्तरी आयरलैंड की समस्या क्या है? उत्तरी आयरलैंड में दोनों हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों। यहाँ पर प्रोटेस्टेंट है 53%, ठीक, कैथोलिक है 44%, ठीक, बाकी 3% अन्य है। इतना समझ में आया? ग्रेट ब्रिटेन आयरलैंड दो स्थान, यहाँ की जनता ईसाई लेकिन प्रोटेस्टेंट, यहाँ की जनता ईसाई लेकिन कैथोलिक। देखिए मैं बता दे रहा हूँ, आपने प्रोटेस्टेंट आंदोलन पढ़ा होगा। प्रोटेस्ट करना यानी किसी के खिलाफ खड़े होना, उसके अगेंस्ट जाके प्रोटेस्ट करना। तो जब कैथोलिक धर्म जो था, कैथोलिक धर्म यानी ईसाई धर्म जो था, उसमें जब कुरीतियां आ गई, व्यवस्थाएं आ गई, तो पुनर्जागरण हुआ। रेनेसा का काल आता है और रेनेसा के काल में जनता के मानसिक जागरण का काल आता है। उसमें विभिन्न विचारकों की प्रेरणा से जनता ने जो अनावश्यक कार्य थे उनको समाप्त किया और एक स्वस्थ वातावरण धर्म का तैयार किया, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट किया उसके अगेंस्ट, उसको प्रोटेस्टेंट कहा गया, और जो मूल था उसको कैथोलिक कहा गया। यही दो धर्म, जो ईसाई धर्म था वो दो पार्ट्स में बटा। ग्रेट ब्रिटेन की जो जनता थी वो प्रोटेस्टेंट बन गई, आयरलैंड की जनता कैथोलिक बन गई। उत्तरी आयरलैंड जो कि ब्रिटेन का ही पार्ट था, यहाँ से अलग हुआ और यहाँ पर दोनों तरह के लोग रहने लगे। अब यहाँ के जो कैथोलिक लोग हैं वो क्या चाहेंगे? वो चाहेंगे कि अगर हमारा विलय हो तो आयरलैंड में हो, हम कैथोलिक के साथ चले जाएं, और जो प्रोटेस्टेंट है वो चाहेंगे हमारा विलय हो तो ब्रिटेन के साथ हो, ठीक। इन्हीं मुद्दे को लेकर लंबे समय तक हिंसा का वातावरण रहा, ठीक। इसी को लेकर जो आयरलैंड का क्षेत्र है, जो उत्तरी आयरलैंड का क्षेत्र है, वही संघर्ष यहाँ के लोग करेंगे कि हम कैथोलिक के साथ मिलेंगे, ये कहेंगे हम प्रोटेस्टेंट के साथ मिलेंगे। तो संघर्ष यहीं पर होगा, और जब संघर्ष होगा तो उसका शिकार कौन होगा? यही कारण है कि लंबे समय तक आयरलैंड जातीय विभाजन के कारण हिंसा का शिकार रहा, ठीक है। अब यहाँ पर इनका जो प्रतिनिधित्व है वो देख लेते हैं। तो इनका जो प्रतिनिधित्व है और इनका जो प्रतिनिधित्व है, ठीक। जो कैथोलिक है इनका प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टी करती थी, इनका प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टी करती थी, और जो प्रोटेस्टेंट थे उनका प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट, ठीक। अब देखिए कैथोलिक जो है इनका प्रतिनिधित्व नेशनलिस्ट पार्टी करती है, जो प्रोटेस्टेंट है उनका नेतृत्व यूनियनिस्ट पार्टी करती है, ठीक है। इनकी मांग है कि किसके साथ मिलाया जाए? आयरलैंड के साथ, आयरलैंड गणराज्य के साथ। इनकी मांग है कि ब्रिटेन के साथ मिलाया जाए, ठीक। यहां तक बात पहुंचती है। इन दोनों की बातों को जब मानने से इनकार किया गया, जब दोनों में कोई सफल होता नहीं दिखा, तो क्या हुआ? दोनों में संघर्ष आरंभ हुआ, संघर्ष आरंभ हुआ, ठीक। संघर्ष क्यों हो रहा है? संघर्ष इसलिए हो रहा है क्योंकि ये कैथोलिक के साथ मिलना चाहते हैं, ये प्रोटेस्टेंट के साथ मिलना। देश एक ही है, मिलेगा तो किसी एक के साथ, अलग अलग आधा आधा तो मिल नहीं सकता।
तो इसीलिए अब इन दोनों में संघर्ष। ये कहेंगे कि तुम्हारी वजह से हम इनसे नहीं मिल पा रहे हैं, और ये कहेंगे कि हम तुम्हारी वजह से ब्रिटेन से नहीं मिल पा रहे हैं। तो क्या होगा? आपसी संघर्ष की स्थिति, कटमरो वाली स्थिति हो जाएगी, मार कर लो, लड़ाई कर लो, खोपड़ी खोल लो वाली स्थिति हो जाएगी। तो वही हुआ यहाँ पर, इन दोनों में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। यानी जो उत्तरी आयरलैंड है वहां के जो निवासी थे उनमें विलय को लेकर आपसी संघर्ष आरंभ हो गया। ठीक, इतना देख रहे हैं। चलिए अब ये संघर्ष जो होता है, तो संघर्ष को नियंत्रित करने के लिए सेना भेजी गई। और जब सेना जाएगी तो सेना हमेशा पुष्प वर्षा तो करती नहीं है, सेना डिशुम डिशुम गोली चलाएगी। भाई सेना क्या करेगी? गोली चलाएगी, असली वाली गोली, पहले नकली वाली फिर असली वाली। ठीक, तो जब नकली वाले से कंट्रोल नहीं हुआ तो असली वाली। ठीक, असली वाली गोली चलाई गई और उस असली वाली गोली में लोग मारे गए। ठीक, अब जिस घर का व्यक्ति, बच्चा, युवा, महिला, पुरुष, बूढ़ा, बुढ़िया जो भी है, एनीवे मारा जाएगा, उसका परिवार किसको जिम्मेदार मानेगा? अगर मान लीजिए कैथोलिक के परिवार का, समुदाय का कोई मारा जाता है तो संपूर्ण कैथोलिक समुदाय प्रोटेस्टेंट को उसका जिम्मेदार मानेगा। प्रोटेस्टेंट का मारा जाता है तो कैथोलिक को जिम्मेदार मानेगा। यही तो होगा। अब ऐसे में क्या होगा कि वैमनस्य और गहरा होता चला जाएगा, और फिर जहां पर सेना थी, सेना से जनता मरती थी, अब जनता सेना पर हमला करेगी। ये सब स्ट्रेटेजी होती है, ये सब पॉलिसी होती है। जब कहीं पर कोई नई चीज अप्लाई की जाती है तो उस पर पहले प्लानिंग की जाती है कि हमारे यहाँ जब नियंत्रण से बाहर होगी व्यवस्था तो सेना भेजेंगे तो फिर पहले नकली गोली चलेगी, फिर असली गोली चलेगी। सबसे पहले आंसू गैस के गोले आएंगे, फिर नकली वाली गोली आएगी, फिर असली वाली गोली आएगी। ठीक है, फिर असली वाली गोली के बाद क्या करेंगे? जनता इस पर तो हावी नहीं हो जाएगी। सर्वे किया जाता है कि वहां पर जनता के पास हथियार कितने हैं, लाइसेंसी। ठीक, इन सारी चीजों पर कंट्रोल किया जाता है कि पता लगे जितने पुलिसकर्मी हैं, जितने असलहे पुलिसकर्मी लेके गए उनसे ज्यादा वहां की जनता के पास है, पुलिस को भागना पड़ जाएगा। तो ये सारा आंकड़ा निकाल के फिर किसी व्यवस्था को स्थापित किया जाता है। तभी किसी देश किसी क्षेत्र पर जो दंगाई क्षेत्र होता है उस पर नियंत्रण किया जाता है। ठीक, तो हमला सेना पर, तो सेना के भी जवान मारे जाएंगे। तो क्या हुआ कि इस खूनी संघर्ष के कारण जो जनता थी वो भी और जो सेना थी वो भी, दोनों मारे गए। ठीक, भारी संख्या में सैनिक और आम जनता मारी गई संघर्ष के कारण। ठीक, और इसके बाद में तब ब्रिटेन सरकार ने एक हल निकाला। ब्रिटेन सरकार ने एक हल निकाला। हल मतलब वो जोतने वाला हल नहीं, हल का मतलब समाधान किया उसका, समस्या का समाधान। हल का मतलब समस्या का समाधान। ठीक है, 1998 में 1998 ईस्वी में ब्रिटेन सरकार का नेशनलिस्टों के साथ समझौता हुआ। समझौता के साथ शांति समझौता, शांति समझौता कि भैया करो कुछ भी, अपनी बात कैसे भी कहो, लेकिन स्थिति संकटग्रस्त नहीं होनी चाहिए। सेना और जनता मरनी नहीं चाहिए, यानी गोलीबारी की स्थिति नहीं आनी चाहिए। आप अपनी बात रखो, पूरी ताकत से रखो, गला फाड़ के रखो, लेकिन बंदूक और लाठी के साथ मत रखो। शांति वार्ता हुई, शांति समझौता हुआ कि आपकी बात स्वीकार की जाएगी, आप उचित कारण दीजिए, लेकिन बात को आप शांतिपूर्वक रखिए। ठीक, ये एक समझौता हो गया जो ब्रिटेन सरकार थी। ब्रिटेन सरकार कैसी थी? यही सरकार थी यूनियनिस्ट। जो यूनियनिस्ट की सरकार थी वो ब्रिटेन में थी। ठीक, ये किसके? प्रोटेस्टेंट के समर्थक थे, तो इनसे इन्होंने समझौता कर लिया, शांति समझौता का। तो ये चीज ध्यान रखना कि ब्रिटेन सरकार ने नेशनलिस्टों के साथ शांति समझौता कब किया? 1998 में किया। ठीक, क्यों किया?
क्योंकि उत्तरी आयरलैंड की समस्या का समाधान हो सके। ये एक स्टोरी है इसमें, ठीक। इसके बाद ये तो चलिए इसका शांतिपूर्ण हल निकल आया, समझौता हो गया, ब्रिटेन की कहानी सही होगी। लेकिन इसी के साथ अगला जो एक टॉपिक आता है हमारा वो है यूगोस्लाविया। यूगोस्लाविया वो भी यूरोप महाद्वीप का एक देश है। यूगोस्लाविया, ठीक। हमने देखा ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड और आयरलैंड गणराज्य की जो समस्या थी उसका समाधान शांतिपूर्वक निकल गया, ठीक है, समझौते के साथ हो गया। लेकिन जो यूगोस्लाविया है इसका जो अंत था वह सुखद नहीं रहा, सुखद नहीं रहा। इससे पहले जो रहा था वो सुखद था, यानी शांतिपूर्वक हो गया था। इसका जो अंत है वो सुखद नहीं रहा, यानी दुखद रहा। सिंपल सी बात है कि अगर सुखद नहीं रहा तो कैसा रहा? दुखद रहा। अच्छा हो सकता है या बुरा हो सकता है, बीच का तो हो नहीं सकता, ठीक। क्योंकि यहाँ पर निर्णय ले ही लेना है, अच्छा या बुरा निर्णय ले लेना है। बीच का रास्ता ये फंसा के नहीं रखना कि चलो देखा जाएगा ना, फाइनल करो अच्छा या बुरा, ठीक। जो जातीय विभाजन के आधार पर शुरू हुई राजनीति ने इसके टुकड़े कर दिए, ठीक, टुकड़े कर दिए। यूगोस्लाविया एक देश था, उसमें क्या हुआ कि समुदाय अलग अलग बटे हुए थे। उन समुदायों को पार्टियों ने लेकर अलग अलग तरीके से डील किया, और अलग अलग तरीके से डील करने के कारण उनमें कभी आपसी सामंजस्य नहीं हुआ। उन पार्टियों ने सामंजस्य स्थापित नहीं होने दिया और वो सब अपने अपने क्षेत्रों को लेकर अलग अलग टुकड़ों में बट गए। यहाँ पर पहले देखा हमने विभाजन तो था, बंटवारा तो था, लेकिन वो विभाजन से बच गए, उनका टुकड़ा टुकड़ा नहीं हुआ, वो टुकड़े में नहीं बटे। लेकिन यहाँ यूगोस्लाविया में इसका जो आपसी सामंजस्य था वो पूरी तरह समाप्त हो चुका था, जिसके कारण ये अलग अलग टुकड़ों में बंटते चले गए, ठीक। इसका अंत इस प्रकार हुआ, ठीक। इसीलिए लोगों का मानना है, मेरा भी मानना है, इसीलिए लोगों का मानना है कि जो राजनीति है वो अपने स्तर पे रहे, उसका प्रवेश धर्म में ना हो, और जो धर्म है उसका प्रवेश राजनीति में ना हो। किसी विशेष समुदाय को संतुष्ट करने के लिए राजनीतिक चेष्टाएं आगे ना या राजनीतिक प्रयास ना किए जाएं। आप राजनीतिक क्षेत्र में अलग रहिए। धार्मिक और सामाजिक स्तरों पे जो विभाजन है, अगर उसमें राजनीति का प्रवेश हो जाए तो ये बहुत ही विकराल रूप ले लेता है, और ऐसे विकराल रूप को बाद में कंट्रोल कर पाना मुश्किल हो जाता है। हमने देश के विभाजन की स्थिति को देखा कि जैसे सामाजिक, जातीय, धार्मिक और क्षेत्रीय विभाजन में राजनीति का प्रवेश हुआ, राजनीतिक लोगों ने अलग अलग माध्यमों से लोगों को संतुष्ट करके अपने साथ मिलाने का प्रयास किया, वैसे वैसे आपसी खाई बढ़ती गई और उस खाई ने लास्ट में जाकर विभाजन का रूप ले लिया, ठीक। तो इसी लोगों का मानना है। इसके बाद में आपको अपने बुक में एक स्टोरी मिलेगी, बुल्गारिया की कहानी, ठीक। बुल्गारिया की कहानी में एक गणेश है और एक महाश्वेता। गणेश जाते हैं यूरोप महाद्वीप घूमने, वहां जिन जिन चीजों को देखते हैं, जिनसे मिलते हैं, उन सब का वर्णन आकर वो महाश्वेता से करते हैं, उसको बताते हैं कि यूरोप में उन्होंने क्या देखा। वो एज अ स्टोरी है, उसको आप सेल्फ से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाता है। इसके बाद आएगा जाति, धर्म और लैंगिक मसले। हमने यहाँ पर विभाजन को देखा है, उसी विभाजन को अलग अलग करके बड़े स्तरों पर, बृहद स्तर पर हम अगले चैप्टर में देखेंगे, ठीक है।